नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल की, जो रोजाना ठीक शाम 4 बजे आपके लिए लेकर आता है देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों का विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय और आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी और बेहद अहम खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाया है और कहा भारत उत्तर कोरिया नहीं। उनके इस बयान ने लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस छेड़ दी है। इसके बाद रुख करेंगे बिहार के राजनीति की ओर, जहां राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि विधानसभा में ही शराब की डिलीवरी कराकर सरकार को सच्चाई दिखा देंगे। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के प्रांगण में। और अंत में बात करेंगे लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, जिनकी एनएसए के तहत हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत के उनके भाषणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा के बीच संतुलन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आइए अब इन तीनों खबरों को एक एक कर विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दिया, जहां से उनका संदेश तेजी से वायरल हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दौर पर राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में प्रक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, ये उत्तर कोरिया नहीं बल्कि भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगी और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी बल्कि मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सीधा हमला था। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भारत में शांतिपूर्ण विरोध को अपराध की तरह देखा जा रहा है और सवाल पूछने वालों को साजिशकर्ता या देश विरोधी बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और सवाल पूछना उसकी ताकत। उनका कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और आलोचना को साजिश का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने कई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पेपर लीक से परेशान युवाओं के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं को जवाब के रूप में लाठियां मिल रही हैं। महिला पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले खिलाड़ियों की आवाज को बदनाम किया गया और उनके आंदोलन को दबाया गया। राहुल गांधी ने राजधानी में हुए प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बलात्कार पीड़िता के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ तो न्याय की मांग को व्यवस्था के असुविधा मानकर हटाया गया। उन्होंने युवा कांग्रेस की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि एक व्यापार समझौते के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने पर उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो उन पर आंसू गैस, रबर की गोलियां और पानी की बौछारें चलाई गई। उनका कहना है कि संवाद की जगह दमन ले रही है। आदिवासी समुदाय के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार मांगने वाले को शक की नजर से देखा जा रहा है। राहुल गांधी का यह पूरा बयान सोशल मीडिया पर सामने आया, लेकिन इसका असर संसद से लेकर सड़कों तक देखने को मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टिप्पणी सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं बल्कि लोकतंत्र की दिशा को लेकर व्यापक विमर्श छोड़ने की कोशिश भी है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताना राजनीतिक अतिशयोक्ति है। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, राहुल गांधी ने यह संदेश सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का मंच चुना। यह रणनीति बताती है कि राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ संसद या चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बड़े राजनीतिक बयानबाजी के प्रमुख मंच बन चुके हैं। अंततः यह बहस इस सवाल पर आकर टिकती है कि लोकतंत्र की सेहत कैसी है। क्या असहमति को पर्याप्त जगह मिल रही है या विपक्ष के आरोपों में दम है? राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच वैचारिक टकराव को तेज कर गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद, मीडिया और जनसभाओं में कितनी गूंज पैदा करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर।
बिहार की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा घमासान खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बजट सत्र के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने दावा किया, अगर किसी को यह साबित करना है कि बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है तो सदन के आखिरी दिन यानी 27 फरवरी को वह विधानसभा परिसर में ही शराब की डिलीवरी करा कर दिखा देंगे। उनका यह बयान सीधे तौर पर राज्य की शराबबंदी नीति पर सवाल खड़ा करता है। सुनील सिंह ने कहा कि 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ उससे पहले जितनी शराब की खपत बिहार में होती थी उससे कई गुना ज्यादा खपत अब बंदी के बाद हो रही है। उनका तर्क है कि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अवैध तरीके से शराब की आपूर्ति जारी है। उन्होंने भौगोलिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि बिहार का क्षेत्रफल करीब 94,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती हैं, जहां शराबबंदी लागू नहीं है। ऐसे में पूरी तरह रोक संभव बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस कानून की पृष्ठभूमि समझते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया था। शुरुआत में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब पर रोक लगी और 5 अप्रैल से विदेशी शराब सहित सभी तरह की शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। यह कानून बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया, जिसे बाद में सख्त बनाते हुए बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 बनाया गया। संवैधानिक आधार की बात करें तो भारतीय संविधान के नीति में निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करे। उसी अनुच्छेद का हवाला देकर बिहार सरकार ने शराबबंदी को नैतिक और संवैधानिक समर्थन दिया था। अब सवाल उठता है, इस कानून के लागू होने के बाद क्या हुआ? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक लाखों लीटर अवैध शराब बरामद की जा चुकी है। राज्य पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में हर साल बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की जा रही है। 2016 से 2025 के बीच कुल मिलाकर करोड़ों लीटर शराब जब्त होने की बात सरकारी रिपोर्ट में सामने आई है। साथ ही लाखों छापेमारी अभियान भी चलाए गए हैं। गिरफ्तारियों की बात करें तो शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक 4 से 5 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें शराब पीने, बेचने, भंडारण और तस्करी के आरोप शामिल हैं। हजारों वाहन भी जब्त किए गए हैं। जेलों पर बोझ बढ़ने के कारण सरकार को कानून में संशोधन कर पहली बार पकड़े गए लोगों के लिए कुछ राहत प्रावधान भी लाने पड़े हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार सरकार को उत्पाद शुल्क से सालाना लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। 2015 से 16 में आंकड़ा करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास था। पूर्ण प्रतिबंध के बाद यह आय लगभग समाप्त हो गई है। यानी पिछले 10 वर्षों में अनुमानित कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष रूप से राजस्व नुकसान राज्य को हुआ है। हालांकि सरकार का तर्क है सामाजिक लाभ जैसे घरेलू हिंसा में कमी, पारिवारिक बचत में बढ़ोतरी इस नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है समाज के लिए। विपक्ष खासकर आरजेडी का आरोप है कि शराबबंदी ने एक समानांतर काला बाजार खड़ा कर दिया है। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि जिसे शराब नहीं मिलती वह सूखे नशे यानी ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि शराबबंदी लागू कर देने से उसे समाज सुधारक की तरह याद किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने दहेज प्रथा का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कानून होने के बावजूद दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, उसी तरह शराबबंदी भी कागजों में है, लेकिन जमीनी स्तर पर शराब की उपलब्धता बनी हुई है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास, एक अण्य मार्ग और राजभवन के आसपास भी डिलीवरी पॉइंट होने की चर्चा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया है कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की गई थी और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। सरकार का दावा है कि लाखों परिवारों में घरेलू हिंसा के मामले घटे हैं, परिवारों की बचत बढ़ी और सामाजिक माहौल बेहतर हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अवैध शराब से जहरीली शराब की घटनाएं बढ़ी है और कई बार जानलेवा हादसे भी हुए हैं। बिहार में समय समय पर जहरीली शराब से मौत की घटनाएं भी सुर्खियां में रही हैं, जिससे शराबबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये घटनाएं कानून तोड़ने वालों की वजह से होती है, ना कि नीति की विफलता से। आज स्थिति है कि शराबबंदी बिहार की राजनीति का स्थायी मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक क्रांति बताती है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे असफल प्रयोग कहता है। बजट सत्र में आखिरी दिन विधानसभा में शराब की डिलीवरी करने की चुनौती देकर आरजेडी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आखिरकार सवाल यही है,
क्या शराबबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही? क्या सामाजिक लाभ आर्थिक नुकसान से बड़े हैं या फिर अवैध तंत्र ने इस कानून को कमजोर कर दिया है? बिहार की जनता, राजनीतिक दल और सरकार सभी के लिए एक बड़ा और जटिल सवाल बना हुआ है। आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी और नीतिगत दोनों स्तर पर निर्णायक साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। लद्दाख के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर एक गंभीर बहस खड़ी कर दी है। केंद्र सरकार ने अदालत में साफ शब्दों में कहा कि वांगचुक के सार्वजनिक भाषण भड़काऊ सी और रणनीतिक रूप से संवेदनशीलता लद्दाख क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जो वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने अपने पति की हिरासत को चुनौती देते हुए कहा कि यह अनुचित और असंवैधानिक है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्न वार्ले शामिल थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत अदालत हिरासत आदेशों पर अपील की तरह पुनर्विचार नहीं करती। अदालत का मुख्य प्रश्न यह होता है कि हिरासत आदेश के पीछे जो कारण और सामग्री दी गई है उसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई तात्विक संबंध है या नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में जोर देकर कहा कि न्यायालय का काम यह नहीं है कि वह प्रशासनिक संतुष्टि की जगह अपनी संतुष्टि स्थापित करे। उनका कहना है कि अदालत को केवल यह देखना है कि जिला मजिस्ट्रेट हिरासत आदेश पारित करते समय संतुष्ट थे या नहीं कि संबंधित गतिविधियां सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। सरकार के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वांगचुक के भाषण युवाओं को उस्का सकते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि वांगचुक ने अपने संबोधनों में ऐसे संदर्भ दिए जिनमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की राजनीति उथल पुथल का जिक्र था। सरकार के अनुसार इस तरह के उदाहरण देकर युवाओं को आंदोलन का या असंतोष की दिशा में प्रेरित करना एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में गंभीर परिणाम ला सकता है। लद्दाख, जो भारत चीन सीमा के नजदीक है, रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार ने दलील दी कि ऐसे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जन उत्तेजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। वर्तमान में वे राजस्थान के जोधपुर स्थित केंद्रीय जेल में बंद हैं। एनएसए एक ऐसा कानून है जो प्रशासन को यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाए तो उसे बिना नियमित आपराधिक मुकदमे के एक निश्चित अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है, लगभग 9 महीने तक। यह एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, यानी इसका उद्देश्य किसी संभावित खतरे को पहले से रोकना है, न कि अपराध हो जाने के बाद दंड देना। यानी आपके ऊपर अगर संभावना है कि आपके वजह से सामाजिक या देश को खतरा है तो आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हिरासत आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है। तुषार मेहता के अनुसार कार्रवाई 4 घंटे के भीतर की गई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी ने वांगचुक से मुलाकात कर उन्हें उनके भाषणों की वीडियो क्लिप दिखाएं। सरकार का कहना है कि वांगचुक ने इन वीडियो को स्वीकार भी किया। इससे सरकार का तर्क यह है कि प्रशासन के पास ठोस सामग्री थी जिसके आधार पर उसने निर्णय लिया है। दूसरी ओर वांगचुक के समर्थकों और याचिकाकर्ता का पक्ष रहा है कि उनके भाषण शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांगों से जुड़े थे। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा सवाल उठाना अधिकार के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी रेखांकित किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत वह हिरासत आदेश की मेरिट पर विस्तृत अपील की तरह विचार नहीं कर सकता। अदालत केवल यह जांच करती है कि हिरासत आदेश मनमानी तरीके से तो नहीं है और क्या उसका राष्ट्रीय सुरक्षा से तार्किक संबंध है। यदि प्रशासन के पास पर्याप्त सामग्री और प्रक्रिया का पालन किया गया है तो अदालत आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में इस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सवाल यही है कि क्या वांगचुक के भाषण
उन सीमाओं को पार कर रहे थे या वे लोकतांत्रिक असहमति की श्रेणी में आते हैं। सरकार का रुख स्पष्ट है, वह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मान रही है, खासकर इसलिए क्योंकि लद्दाख एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है जिसका बॉर्डर चाइना से टच करता है। वहीं नागरिक समाज का एक वर्ग इसे असहमति की आवाज को दबाने की कार्रवाई के रूप में देख रहा है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में होना चाहिए। क्या संभावित खतरे के आकलन के आधार पर किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित है या फिर इससे नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभी यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि यह सुनवाई केवल एक व्यक्ति की हिरासत का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की परीक्षा भी है। आने वाले समय में अदालत का रुख यह तय करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच रेखा कहां खींची जाए। तो आज के पॉलिटिकल गेम में बस इतना ही। आज के पॉलिटिकल गेम में हमने देखा पहली खबर में राहुल गांधी का वह बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की सेहत पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। दूसरी खबर में बिहार की सियासत, जहां राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने शराबबंदी कानून को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी और नीति की जमीनी हकीकत पर बहस तेज कर दिया। और तीसरी खबर में सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इन तीन मुद्दों पर देश भर में चर्चा जारी है और आने वाले दिनों में इतनी गूंज राजनीतिक और न्यायालय दोनों में सुनाई दे सकती है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय, आप देखते रहिए नेक्स्ट 10 ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।